जब उनको फांसियां, एक नहीं 15 लोगों को ऐसे रट्टे से फांसी, राम प्रसाद बिस्मिल हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा, राजेंद्र लाहिड़ी फांसी की सजा, रोशन सिंह फांसी की सजा, सचिंद्र नाथ सान्याल उम्र कैद काले पानी की सजा, ऐसे सजाएं बोली जा रही थी और वो कह रहे थे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वातावरण सोचिए क्या रहा होगा। 1900 के आसपास का दौर था। दुनिया में जर्मनी और इंग्लैंड जो हमारे ऊपर राज करता था, इनका आपस में टकराव था। जर्मनी, इटली ये देश एक तरफ थे, इंग्लैंड, फ्रांस ये एक तरफ थे। हमारा देश गुलाम था। यहां के कुछ लोग, उस समय देश में मूवमेंट चल रही थी कांग्रेस की, कि वो कहते थे कि आंदोलनों के दम पर हम मुसलमानों से, अंग्रेजों से आजादी ले लेंगे। लेकिन एक युवाओं का एक धड़ा था जो कहता था ना, शांति से आजादी नहीं मिलेगी, हथियार के दम पर मिलेगी। उनमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। लेकिन उस समय एक व्यक्ति थे, लाला हरदयाल, शायद कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। उनके साथ थे सोहन सिंह भकना, उनके साथ थे करतार सिंह सराभा, इनका नाम शायद आपने सुना होगा, बड़ा छोटी उम्र का नौजवान था। और इनके साथ था भाई परमानंद, बड़ा तगड़ा आर्य समाजी था, कट्टर पूरा प्रचारक। ये काफी लोगों ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था गदर पार्टी। अमेरिका में वो पार्टी बनाई और उसका काम था अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना और विदेशों से मदद लेके भारत में विद्रोह करना, ताकि अंग्रेजों को हटाया जा सके। और जो आज लोग हम अपनी कमाई के लिए कुछ भी करते हैं, उस समय की बात बताऊं, तब उन्होंने डेट रखी सारे संघर्ष के दौरान 21 फरवरी 1915। उस डेट को उन्होंने रखा कि इस दिन अंग्रेजों के खिलाफ हथियारों से विद्रोह करेंगे। और उन्होंने अपने प्रचारक युवा, हमारे देश में जैसे अब अंबाला कैंट है और ऐसे कैंट अंग्रेजों के समय भी होती थी, जो आर्मी की छावनियां, फौजी लोग, अंग्रेजों के फौजी हमारे ही लोग, उनकी छावनियों में जाकर प्रचार किया कि आप लोग देशवासी हो, हमारा साथ दो, हम अंग्रेजों को यहां से हटाएंगे, हम विद्रोह करेंगे, आप हमारा साथ दो। कुछ छावनियों में लोगों ने साथ दिया कि ठीक है, आप विद्रोह करना, हम आपका साथ देंगे, लेकिन हम पहले नहीं देंगे, अगर आप कर पाए तो हम आपका साथ दे देंगे। योजना बनी कि गोलियां इस तरफ होती हैं, हथियार इस तरफ होते हैं, अगर हम बंदूकें जहां छावनियों में रखी हैं उनको कब्जा कर लें तो विद्रोह आसान हो जाएगा। वहां के फौजियों ने उनको बताया कि इस नंबर, इस बिल्डिंग में बंदूकें हैं, इस में गोलियां हैं, यहां सारा हथियार बारूद रखा है। सारी सब कुछ तैयार हो गया, हर जगह प्रचार किया गया। हजारों लोग अमेरिका और वेस्टर्न देशों से अपना सब कुछ छोड़ के, उस समय 300 रुपए 5 लाख के बराबर होते थे, 20-20 हजार रुपए मतलब करोड़ों रुपए की राशि अपनी जेब में डालकर देश आए। पंजाब की मूवमेंट ज्यादा थी, इसमें बंगाल के भी रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये सब कई लोग इसमें शामिल थे। उनका था कि इस दिन हम 21 फरवरी 1915 को देश में बगावत शुरू कर देंगे। सारी तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन विडंबना है हमेशा इतिहास की, विश्वासघाती हर चीज को फेल कर देते हैं। वहां भी एक विश्वासघाती था, कृपाल सिंह, वो उन्हीं की टीम में शामिल था। कृपाल सिंह पर शक भी हो गया था कि अंग्रेजों का जासूस है, लेकिन उस समय सबने निर्णय लिया अगर इसको मार दिया गया तो शायद हमारा सारा अभियान न गड़बड़ हो जाए, तो छोड़ दिया गया। लेकिन क्या किया कि तारीख को 21 फरवरी से 19 फरवरी कर दिया गया। जब रास बिहारी बोस इसको पूरा कंडक्ट कर रहे थे, रास बिहारी बोस को कृपाल सिंह की सारी असलियत नहीं पता थी। उनके पास किसी ने कहा जाकर कि छावनियों में सूचना दे दी गई है, विद्रोह 21 की जगह 19 को किया जाएगा। कृपाल सिंह वहीं बैठा था और वो तुरंत देखा गया, साइकिल उठाई, उस समय तो साइकिल हुआ करती थी, वो अंग्रेजों को सूचना देने चला गया। और 19 फरवरी को सारी जितनी छावनियां थी उनमें हथियारों पे जितने भारतीयों की ड्यूटियां थी वो सारी हटाकर अंग्रेजी सैनिकों की लगा दी गई। और जिन तुरंत धरपकड़ शुरू हो गई और लगभग टोटल मिलाकर 10,000 लोग गिरफ्तार किए गए। 10,000 लोग। सारे आंदोलन को
रात रात में फेल कर दिया गया। करतार सिंह सराभा उसी के तहत फांसी पर लटकाया गया था। भाई परमानंद को उसी के तहत पहले फांसी की सजा दी गई, फिर उम्र कैद की सजा हुई, वो फेल हो गया। ये लोग निराश होकर बैठे कि विश्वासघात कितनी बुरी चीज है। लेकिन ये नहीं बैठे, ये हथियार डालने वाले नहीं थे हमारी तरह, फिर खड़े हुए। फिर एक आदमी था गेंदालाल दीक्षित, उसने राम प्रसाद बिस्मिल से बात की। जो लोग चंद बाहर रह गए थे युवा, उन्होंने फिर एक योजना बनाई। पंचम सिंह नाम का एक डाकू था 1918 में, उस डाकू से बात की और जितने बिहार में मध्य प्रदेश के इलाके में डाकू थे, ये घटना पंजाब की थी, और फिर बिहार में उन डाकुओं से बात की और लगभग 2000 पैदल डाकू और 5000 घुड़सवार 2500 लोगों की सेना तैयार की और कहा एक एक जगह जाकर हमला करके कब्जा करेंगे देश पर। लेकिन पूरी तैयारी हो गई, ट्रेनिंग हो गई, हथियारों की, लेकिन हो गई एक चीज, ये गदर पार्टी इसके साथ साथ लाला हरदयाल इसमें लगे हुए थे। रास बिहारी बोस वो विदेशों से सहायता की भी बात करते थे कि जब इंग्लैंड के खिलाफ हम यहां हमला करेंगे, जर्मनी जैसे देश हमारी मदद करेंगे, क्योंकि उस समय दुनिया में पहला वर्ल्ड वार चल रहा था। जब उन डाकुओं की तैयारी हो गई, लेकिन वहां भी क्या हुआ, सर्दी की गहरी रात में पुलिस वालों को सूचना दे दी गई। एक दलपत सिंह का विश्वासघाती, हमेशा हर अभियान को विश्वासघातियों ने खत्म किया। दलपत सिंह नाम का एक विश्वासघाती, रात को डाकुओं के लगभग 100 के करीब डाकू थे, सब खाना खा रहे थे, सबके खाने में जहर मिला दिया, 100 लोगों के खाने में। और जहर मिलाकर पहले सूचना दे दी थी कि रात को इस जगह हम हैं, और चारों तरफ से घेरा डाल दिया गया। अंग्रेजों को पता था कि खाने में जहर मिला दिया गया, गोलियां चली, बहुत से लोग जहर से मर गए। लगभग उस टोटल उसमें 36 लोग तो वहीं स्थान पर मर गए थे, और उनमें गेंदालाल दीक्षित को 3 गोलियां लगी थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया जो इसके प्लानर थे। उस समय राम प्रसाद बिस्मिल उनके साथ नहीं थे, उनको ग्वालियर जेल में डाला गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने 3-4 लोगों के साथ योजना बनाई और गेंदालाल दीक्षित को वहां से भगा लिया। लेकिन जेल में बुरी तरह उनके साथ अत्याचार हुआ और वहां टीबी के मरीज हो गए। अगले 2 साल बाद 1920 में वो दिल्ली में भेष बदलकर एक सड़क किनारे लोगों को पानी पिलाते थे गरीब की तरह, और वहीं पानी पिलाते पिलाते मर गए, उनकी लावारिस लाश। कुछ लोगों ने पता किया ये गेंदालाल दीक्षित है, अंग्रेजों तक सूचना पहुंचाई गेंदालाल दीक्षित है। उनका अंतिम संस्कार लावारिस लाश का हुआ, क्योंकि लेने वाला कोई नहीं था। दुख होता है, दुख होता है उन लोगों को जिन्होंने पढ़ा लिखा लड़का अपनी सारी जवानी लगाई और सड़क के किनारे लावारिस लाश, घर वालों ने लाश लेने से मना कर दिया अंग्रेजों के डर से, और अंग्रेजों ने लिख दिया कि गेंदालाल दीक्षित जिंदा। जब तक अंग्रेज रहे यहां गेंदालाल दीक्षित की तलाश रही और वो लावारिस जलाकर मार दिया गया। किसी को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल फिर भी नहीं रुका, फिर नहीं रुका। फिर 1924 में फिर आपने सुना होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया, जिसमें भगत सिंह भी था। फिर हथियार इकट्ठे करने की योजना बनाई गई। फिर कहा धन चाहिए हथियारों के लिए, कोई पैसे नहीं देता खाने को। अरे हद की तो बात यह, राम प्रसाद बिस्मिल अपनी जीवनी में लिखता है कि मुझे दुख होता था जब मेरा साथी नहाने के लिए दूसरे की धोती लेता था और कहता था तेरी धोती में नहाऊंगा, क्योंकि धोती एक ही है, अगर भीग गई तो दूसरी नहीं पहन पाऊंगा। उन लोगों ने हथियार नहीं डाले, पहनने को धोती नहीं है, 10-10 दिन तक सिर्फ चने का सत्तू पीकर जिंदा है और हमारी आजादी के लिए संघर्ष किया। 10 दिन तक चने का सत्तू पी रहे हैं, पहनने के लिए एक धोती है। भाई से मांगा तेरी गीली हो गई, तेरी से नहाऊंगा फिर अपनी पहनूंगा, कल तू मेरे वाली से नहा लेना, जब नहाएंगे तो धुल जाएगी। और राम प्रसाद बिस्मिल कहता मैं दूर से देखता था, मुझे दर्द होता था, कहता था कहीं मैं इन पढ़े लिखे बच्चों का भविष्य तो बर्बाद नहीं कर रहा, मैं इनके साथ अत्याचार तो नहीं कर रहा। ये अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हैं, यहां खाने को नहीं मिलता, सोने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, और 100% शुद्ध असफलता है, कहीं दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। लेकिन कहता है क्या करें, जब मैं सोचता हूं इससे बेहतर कुछ लगता नहीं। जैसे सुरेंद्र जी कह रहे थे, भगत सिंह ने कहा था कि जीना मैं भी चाहता हूं, मुझे भी मरने का शौक नहीं, लेकिन मरना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे देश के लोग शायद मेरी लाश पर जाग जाएं। कितना बड़ा बलिदान, वो बच सकता था लेकिन
लेकिन उसने कहा मेरा मरना जरूरी है, शायद मेरे देश के लोग जाग जाएं, हमें अब डाकू कहते हैं, कम से कम बलिदानी तो कहेंगे, ये मैं मानता हूं। उस 23 साल के नौजवान ने मरने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर से डाकू का ठप्पा हटवाया। उससे पहले राम प्रसाद बिस्मिल फांसी पर टंगा तो डाकू की सजा दी गई थी, क्योंकि काकोरी की ट्रेन डकैती की थी। उसमें पकड़े गए और उनको 2000 अगले साल फांसी पर लटका दिया गया रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को। और उस समय का जो, अगर आप कभी प्रकरण पढ़ेंगे, जो उनका वो प्रकरण था, जब वो सजा हो रही थी उनको, जब उनको फांसियां, एक नहीं 15 लोगों को ऐसे रट्टे से फांसी, राम प्रसाद बिस्मिल हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा, राजेंद्र लाहिड़ी फांसी की सजा, रोशन सिंह फांसी की सजा, सचिंद्रनाथ सान्याल उम्र कैद काले पानी की सजा, ऐसे सजाएं बोली जा रही थी। और वो कह रहे थे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वातावरण सोचिए क्या रहा होगा। वो रो नहीं रहे थे। और जिस समय अदालत से निकले, सबने राम प्रसाद बिस्मिल के पैर छुए, अपने माथे पर तिलक लगाया और कहा सब मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुख होता है, हम तो जानते भी नहीं उन्होंने कितनी भावना के साथ बलिदान दिया होगा, हम जानते भी नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती के अपराध में फांसी पर लटका दिया गया, दर्जन भर लोगों को काले पानी की सजा हुई, हम नहीं जानते। उसके बाद फिर आपने देखा होगा ये 3 जो ऊपर है, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, आचार्य की जिम्मेदारी इनके पास आ गई। इससे पहले इनके फिर राम प्रसाद बिस्मिल के पास इनके अध्यक्ष बने, इनके लीडर थे चंद्रशेखर आजाद। वो जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद में गए और उससे मिलने के बाद अल्फ्रेड पार्क में रेस्ट कर रहे थे, एक युवक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे उससे पहले वीरभद्र नाम का एक फिर विश्वासघाती उनकी सूचना दे चुका था अंग्रेजों को। और जब वो पार्क में बैठे यशपाल के साथ और कई साथी थे, उनके ऊपर भी कई आरोप हैं कि एक दूसरे के साथी ने विश्वासघात किया, वो वहां बैठे थे। चारों तरफ से कितने लोग, लगभग 80 जो जवान थे बंदूकधारी, जिन्होंने पूरे पार्क को घेर लिया। अकेले चंद्रशेखर आजाद लगभग 32 मिनट लड़ाई चली, 32 मिनट अकेला लड़ा 80 सैनिकों के साथ और 39 राउंड फायर किए अंग्रेजों पर। लगभग दर्जन से ऊपर अंग्रेज घायल किए और 3 को मार दिया और अंतिम गोली अपने सिर में मारी। और एक गोली नहीं, सिर में मारने से पहले लगभग 7 गोलियां उसको लग चुकी थी। ये जो बात बता रहा हूं, एक सीआईडी के अफसर ने, अंग्रेजों की सीआईडी के अफसर ने किताब लिखी है, उसमें लिखी है ये बात। लगभग 7 गोलियां यहां गर्दा, एक हाथ कलाई टूट चुकी थी। बार बार कह रहे थे आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन बार बार गोलियां चला रहा था और अंतिम गोली फिर अपने सिर में मारी। उसे भी लगता था देश कुछ और बनेगा, नहीं बना। फिर उसके बाद जब ये जेल में थे, इन्होंने ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको भी लगता था, अनशन भी किया, फांसी पर भी चढ़े, माफी के लिए इनको कहा गया आपको लिख के देना है। हर किसी को कहा गया, ये चीज ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को भी कहा गया लिख के दे दो, आगे से अंग्रेजों के खिलाफ कोई विरोध नहीं करेंगे, हम आप लिख कर दे दो, हम आपकी फांसी की सजा माफ कर देंगे। नहीं लिख कर दिया, कहा फांसी की सजा चाहते हैं हम माफ करो, लेकिन विरोध बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा राजनीतिक अधिकार है। ये राम प्रसाद बिस्मिल और ये सब लोग बोलते रहे। इनको भी कहा गया आप लिख कर दे दो, नहीं लिखा इन्होंने, फांसी पर चढ़ गए, क्योंकि इनको लगता था देश जाग जाएगा। लेकिन कैसा देश बना रहे हैं हम। जब सुरेंद्र जी कह रहे थे कि जब हम स्कूलों में थे हम सोचते थे कि काश हम भी उस समय होते तो हम भी देश के लिए बलिदान देते, मैं भी सोचता था। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे स्कूलों का वातावरण वैसा था, हमारे समाज का वातावरण वैसा था, हमें गर्व होता था कि भगत सिंह कभी था। आज नहीं है। आज अगर कोई कहे कि मैं उस समय देश के लिए बलिदान दे, पागल, कितना बढ़िया देश है, कितने मजे हैं। क्यों? आज देश के लिए सोचने वाला ही पागल घोषित किया जाता है, क्योंकि देश
उस मेंढक की तरह वातावरण बदलता है। कैसे देश बदला, एक और कहानी मैं चाहता हूं उस कहानी को हम सोचें। भगत सिंह और इन्होंने अपना बलिदान दिया। असेंबली बम कांड के बाद सैंडर्स की हत्या के अपराध में इनको फांसी पर लटकाया गया। आपको पता है क्या हुआ था? थोड़ा सा इनकी भी कर लेते हैं। जब इनको 24 तारीख को फांसी देनी थी, सरकार को लगा लोग सपोर्ट में आ गए बहुत ज्यादा, तो 23 तारीख को फांसी दे दी गई सुबह। और इनसे मिलने के लिए इनका सारा परिवार बैठा था। अंग्रेजों ने कहा सिर्फ एक सदस्य मिल सकता है, इनके पिता। इनके पिता किशन सिंह ने कहा ना, मैं उसकी मां को क्या कहूंगा, मैं उसके चाचा को क्या कहूंगा, परिवार को तो मिलने दो। तो उन्होंने कहा सिर्फ पिता मिल सकता है। तो वो बोले हम नहीं मिलेंगे, हम बाहर बैठेंगे जब तक आप मिलने की अनुमति नहीं दोगे। सोचो, फांसी से पहले परिवार से मिलने भी नहीं दिया गया था, तो सुबह ही फांसी पर लटका दिया गया 4 बजे 23 तारीख को। और जब भीड़ उनके चारों तरफ बैठी थी, तो एक लड़के ने आकर चीख कर बताया कि फांसी दे दी गई है और लाशों को पिछले गेट से निकाला जा रहा है। लोग दौड़ पड़े। किशन सिंह एक ट्रक पर खड़े हुए और कहा रुको। किशन सिंह, भगत सिंह का बाप, कहता रुको, मेरा एक बेटा मर गया, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन जिस तरह से आप दौड़ रहे हो, मैं अपने दर्जनों बेटे नहीं मरवा सकता। अंग्रेज गोलियां चलाएंगे, मैं हाथ जोड़ता हूं, यहीं रुक जाओ। वो आदमी जिसका बेटा मरा हो, अभी उसे चिंता है उस भीड़ की कि ये कोई गलती ना कर दे और अंग्रेज इन पर फायर ना खोल दे, और वो उनको समझाकर वापस लाया, भाषण देता हुआ। सोचो, एक बाप का अभी बेटा मरा है, अभी फांसी पर लटका, और वो देशभक्ति की बात कर रहा है। अकेला पर भगत सिंह नहीं था, इनके दादा अर्जुन सिंह, इनके पिता किशन सिंह, वो भी ऐसे ही, और इनके चाचा अजीत सिंह की बात बताऊंगा अभी। जब यहां आपने पहले वर्ल्ड वार का सुना कि योजना बना रहे थे रास बिहारी बोस और सब मिलकर गदर आंदोलन की कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करें। दूसरा विश्व युद्ध 20 साल बाद शुरू हुआ। सुना होगा आपने सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी। उस समय अकेले नहीं थे वो, उसमें आपने पता होगा एक नाम था जो आप अगर इतिहास पढ़ोगे हर जगह मिलेगा, अगर पढ़ोगे सुनोगे कहीं नहीं। वो नाम था रास बिहारी बोस, वो नाम था लाला हरदयाल, और वो नाम था भाई परमानंद। ये लोग विदेशों में रहते थे। और वो एक और नाम था उसमें, भगत सिंह का चाचा किशन सिंह, ओ अजीत सिंह, वो भी विदेश में रहता था। उस समय अंग्रेजों की जर्मनी में, रूस में, हर जगह की सरकारों से वो बात कर रहे थे कि हमारे लोग देश में विद्रोह करेंगे, जब दूसरा विश्व युद्ध होगा आप हमें सेना देना, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। ये 1913 से शुरू किया गया था। सोचो, 1913 से जाकर कभी दूसरे वर्ल्ड वार में सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से इसमें सफलता आई। और मैं तो एक कहता हूं, मेरा अपना दृष्टिकोण है, देश को आजाद करने का सबसे बड़ा कारण यह था, इन लोगों का 20-25 साल का संघर्ष। जब सुभाष चंद्र बोस ने वहां हिटलर के सहयोग से जापान की आर्मी लेकर सबसे अपने जो सैनिक लिए भारतीय और बर्मा तक जीत गए, वो बर्मा में वो जापान की तरफ से लड़ते हुए अंग्रेजों के खिलाफ जीत गए थे। तब अंग्रेजों को लगा अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह से टूट चुके थे, देश बिखरने की कगार पर था, कंगाली आ गई थी, वहां लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी, लगने लगा था हम अपना देश संभाले या दूसरे देशों को। तो उस समय यह सोचा गया कि जिन जिन देशों पर अंग्रेजों का राज है वहां शांति पूरे तरीके से सरकारें बदल दी जाएं, हम नहीं संभाल सकते। जब यहां पर देश को आजादी दी गई, उसमें सबसे बड़ा दबाव सुभाष चंद्र बोस का था, और वो दबाव एक रात में नहीं हुआ था, उसके पीछे लगभग 22-23 साल का संघर्ष था रास बिहारी बोस जैसे लोगों। मतलब हजारों लोग पढ़े लिखे अच्छे घरों से। एक आदमी की बात बताता हूं, भगवती चरण वोहरा, आपने नाम कभी सुना हो, बम बनाते हुए मरा था। अरे हम किस चीज पर गर्व करते हैं, भगवती चरण वोहरा और उसकी पत्नी दुर्गा भाभी, जो भगत सिंह और इनके साथ एचएसए की मेंबर थी, हर समय इनकी रोटियां पकाती रही इनके साथ। जब भगत सिंह भेष बदलकर भागा तो उसकी पत्नी बनकर गई थी भेष बदलकर, उसकी वो दुर्गा भाभी, उसको बचाने के लिए
वो दुर्गा भाभी 1999 में मरी है। 1999 में जब हम वर्ल्ड कप देख रहे थे, दुर्गा भाभी की मौत को याद करने वाला कोई नहीं था इस देश में। 1999 में जिसको सबको पता था इसने देश के लिए संघर्ष किया, कोई नहीं संभालने वाला था। शायद उस समय पता नहीं कितने नेताओं की जय जयकार इस देश में हो रही थी। कहीं इंदिरा गांधी की जय हो रही थी, कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की जय हो रही थी, देश भर के नेताओं की जय बोली जा रही थी। लेकिन दुर्गा भाभी जिसने अपनी सारी जवानी उसमें लगा दी और जिसका पति बम बनाते हुए मरा, और कौन, गली चलता नहीं। पढ़िएगा, जब उसको भगवती चरण वोरा उसके पिता की बात नहीं मान रहा था कि तू क्रांति की इसमें शामिल ना हो, तो भगवती चरण वोरा को उसके पिता ने कहा अलग हो जा, घर से अलग हो गया। लाहौर और इलाहाबाद में 2 बंगले दिए थे अलग होते हुए। सोचो आज अगर आपका 2 बड़े शहरों में 2 बंगले हो तो आपका एटीट्यूड नहीं लिया पड़ेगा। उस समय उसके पिता ने बताते हैं 40,000 रुपए और इलाहाबाद और लाहौर में 2 बंगले दिए, चल तू अलग हो, अपना खा कमा जो करेगा करेगा। सब कुछ बिक गया और आखिरी में बम बनाते हुए मरा। और उसकी पत्नी जो 2 बंगले और उस समय के करोड़ों रुपए की मालिक थी, 1999 तक लावारिस मौत मरी है। ये देश पापी है, हम सब पापी हैं, सब पापी हैं यहां रहने वाले लोग, क्योंकि हमारे पास हमारे देश के लिए 1 मिनट नहीं है।